यूनिवर्सिटी के रोल नंबर को हमने यहाँ पे लिख देना होता है, बगैर किसी के कहे आपने यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद में एक कोड होता है, ये सब्जेक्ट कोड आता है, जो आपकी जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट में लिखा होता है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड आपका ये दिया होता है यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर देख के वो सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं। अब देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लास्ट ईयर का आपका ये पेपर रहा है, और ये पेपर का पैटर्न क्या था, टाइम अलाउड 3 आवर्स, 3 आवर्स का जो टाइम है वो सबको मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। इसमें फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन में देखिए आप, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, इंस्ट्रक्शन कहता है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, attempt 5 questions in all, selecting 1 question from each unit। आपने टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, और 5 क्वेश्चन में जो आपके क्या है कि फ्रॉम ईच यूनिट, यानी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपने देना है, और प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। कंपलसरी क्वेश्चन आपका ये होता है, और ये 4 मार्क्स के आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो चारों करने होते हैं, तो टोटल आपका ये 16 मार्क्स का हो जाता है। अब देखिए, जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो क्या आया हुआ है, कंपलसरी क्वेश्चन ये दे रखा है भी, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। आपने कम से कम, जब ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपने इसमें कम से कम 1 या 1.5 पेज आपने लिखना होता है। अगर आप ये लिख के चलते हैं तो आपके 4 मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे होते हैं। तो जब भी आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ये कम से कम 1.5 पेज आपने इसमें लिखना है, लेकिन आपका जो कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड ही इसमें लिखना है। जैसे फर्स्ट क्या आया हुआ है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले, भाई जो हमारी वृद्धि होती है और ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेरिडिटी, एनवायरमेंट। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अगर 4 पॉइंट लिखोगे तो ये चल जाता है, यानी जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसे मान लो हमारा एक हो गया हेरिडिटी, सेकंड हो गया हमारा एनवायरमेंट, थर्ड हो गया हमारा फिजिकल एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज। अब जब फिजिकल एक्सरसाइजेज होंगी तो वो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। उसके बाद मान लो नेक्स्ट हो गया जैसे फ्रेश एयर एंड सनलाइट, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, तो फोर्थ ये हो गया। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो 4 भी आप लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट रहता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे सेक्स डिफरेंसेस, सेक्स डिफरेंसेस, उसके बाद में इसमें नेक्स्ट हमारा आ सकता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, और 7th नंबर पे हमारा आ सकता है रेस एंड कल्चर, रेस एंड कल्चर। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो हमारे क्या करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 4 नंबर में अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपके 4 नंबर उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या हैं, हाँ जी देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हमारी स्टेजेज होती हैं, यानी वृद्धि और विकास को जो हमने प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब उसके बाद आ जाता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेज हैं वो क्या है, एक तो होता है हमारा इनफेंसी पीरियड, इनफेंसी पीरियड। और जो इनफेंसी पीरियड होता है ये कितना होता है, फ्रॉम बर्थ टू 3 इयर्स, फ्रॉम बर्थ टू 3 इयर्स,
ठीक है, ये होता है हमारा इन्फेंसी पीरियड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड, और चाइल्डहुड पीरियड जो हमारा होता है ये आ जाता है 4 to 12 ईयर्स, 4 to 12 ईयर्स। और ये भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली जो चाइल्डहुड होता है वो हमारा आ जाता है 4 to 6 अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड होता है जो हमारा वो आ जाता है 7 to 12 ईयर्स। ठीक है, ये होता है हमारा इन्फेंसी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, चाइल्डहुड पीरियड 4 to 12 ईयर्स, और अर्ली और लेटर, इसको टू पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंट, और एडोलेसेंट क्या होता है, हमारी जो उसकी एज होती है वो होती है 13 to 19 ईयर्स। कई जगह पे आपको ये 12 to 19 या 12 to 18 भी देखने को मिलेगा। तो ये 13 to 19 ईयर्स होता है हमारी जो एडोलेसेंस एज होती है। और इसको भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, अर्ली और लेटर। और जो अर्ली होता है हमारा वो होता है 13 to 15, और ये होता है लेटर होता है 16 to 19, ये 22 तक भी जा सकता है। तो ये होते हैं हमारी एडोलेसेंट एज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उसके बाद में हमारी नेक्स्ट आ जाती है, और नेक्स्ट क्या है, एडल्टहुड पीरियड। एडल्टहुड पीरियड, और जो एडल्टहुड पीरियड होता है ये इसकी जो एज होती है वो क्या होती है 19 to ऑनवर्ड्स, 19 to ऑनवर्ड्स। ठीक है, 19 साल के बाद की जो एज आती है वो हमारी एडल्टहुड में आ जाती है। और उसके बाद आ जाती है हमारी ओल्ड एज। ओल्ड एज आती है हमारी 15 to, ठीक है, 15 to ऑनवर्ड, ये हमारी आ जाती है ओल्ड एज। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारी स्टेजेस इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर 4 मार्क्स में, देखिए एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी जो समाजीकरण है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाली या समाजीकरण को बनाने वाली जो हमारी एजेंसीज हैं वो कौन सी होती हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं। एक तो इसमें आ जाता है हमारा होम, एक हमारा आ जाता है स्कूल, एक हमारा आ जाता है इसमें सोसाइटी। ठीक है, 2-2 4-4 लाइन आप लिख भी सकते हैं। भाई होम में बच्चा सबसे पहले घर में ही आता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो उसके समाजीकरण के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसमें आ जाता है कास्ट, रिलीजियन। ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, 4 नंबर का। तो ये 4 पॉइंट भी, अगर 5 पॉइंट भी आप एक्सप्लेन करते हो तो सफिशियंट रहता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, होम, स्कूल, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, ये हमारे क्या है, सोसाइटीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ होता है रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िवादिता। अब रूढ़िवादिता का मतलब क्या है, रूढ़िवादिता का मतलब है कि जो परंपराएं आपके घर में, आपके समाज में, आपके देश में चली हुई हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चलती रहती हैं वो स्टीरियोटाइपिंग के अंदर आ जाती हैं। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो होता है स्टीरियोज और दूसरा प्लस में आ जाता है टाइपिंग, टाइप्स। ठीक है, टाइपोज। अब इसका तो मतलब क्या होता है, जो रूढ़िवादिता में, जो रूढ़िवादिता में स्टीरियोटाइपिंग है, स्टीरियोज और टाइपोज। स्टीरियोज का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, और टाइपोज का मतलब क्या होता है, प्रभाव,
ठीक है। तो यानी जो प्रभाव, जो दृढ़ता आपके विचारों में है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को चली जाती है, वो आ जाता है रूढ़िवादिता के अंदर। रूढ़िवादिता में क्या होता है, ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी जो आपका परिवार है, आपके परिवार में जो अच्छी बातें हैं और वो बच्चों तक चली जाती हैं, तो वो आ जाता है सकारात्मक। लेकिन जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं आपके परिवार के अंदर, आपके समाज के अंदर है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं, तो वो आ जाती है हमारी नेगेटिव या नकारात्मक फॉर्म के अंदर। ठीक है। फिर ये क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग। तो 4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपने बताना है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो इसमें आपने डिस्कस करना है। अब ग्रोथ क्या होता है, इसमें पहले मैंने अभी आपको बताया वृद्धि, और डेवलपमेंट होती है विकास। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहले आपने अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर करना है। पहले आपने ग्रोथ के बारे में बता देना है, फिर आपने डेवलपमेंट के बारे में बता देना है, विकास के बारे में बता देना है। उसके बाद जो जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, तो वो एक जगह पे आके, एक समय में आके, एक एज में आके वो रुक जाती है, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है वो लगातार चलती रहती है। यानी बर्थ से लेकर और उसकी मृत्यु तक, उसकी डेथ तक, उसकी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो लगातार चलता रहता है। लेकिन वृद्धि है जो, वो कहीं ना कहीं समय पे आके रुक जाती है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब जो हमारी ग्रोथ होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। अगर आप एक गरीब परिवार के अंदर रहते हैं तो उस बच्चे की डेवलपमेंट, और एक अगर आप अमीर परिवार के अंदर रहते हैं तो उस बच्चे की डेवलपमेंट, दोनों में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंटर रिलेटेड। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो मेंटली डेवलपमेंट भी हो रही है, मेंटली डेवलपमेंट हो रही है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो इंटर रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाता है, उसकी जो लर्निंग का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी वो मैच्योरिटी की ओर जाता है, वो परिपक्वता की ओर जाता है, तो उसका जो अधिगम का स्तर है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो ये प्रिंसिपल आ जाएंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न, ये प्रिंसिपल आ सकता है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। उसके बाद रैपिड डेवलपमेंट। लेकिन रैपिड डेवलपमेंट कब होती है, इन अर्ली ईयर्स। इन अर्ली ईयर्स, जब बच्चा स्टार्टिंग में होता है तो उसकी जल्दी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन फिर एक समय पे आके रुक के थोड़ी मध्यम हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या कहता है, रैपिड डेवलपमेंट इन अर्ली स्टेजेस। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इज गाइडेड बाय कल्चरल नॉर्म्स। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल गाइडेड नॉर्म्स। ठीक है, गाइडेड नॉर्म्स। अब जो हमारी जो कल्चर होती है ना,
उस कल्चर का भी कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे आप ये डेवलपमेंट से रिलेटेड आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फिर आपने कंक्लूजन लिख देना है और कंक्लूजन के अंदर डाल के भाई ऐसे ग्रोथ और ऐसे डेवलपमेंट है और ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, हमने इसमें डिस्कस किए हैं, तो उसमें 4-5 लाइनें लिख के और अपने क्वेश्चन का एंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कहता है हाईलाइट द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। यानी जो हमारा एडोलसेंट एज है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने इसके अंदर अब डिस्कस करना है। अब वो क्या है देखिए, सबसे पहले तो हमने एडोलसेंट एज को समझ लेना है, जो हमारे 13 to 19 ईयर्स की एज होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो एडोलसेंट जो एज होती है वो क्या है भाई, 13 से 19 साल की जो एज होती है ना, इसको तूफान का समय कहते हैं, इसको बदलाव का समय कहते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एडोलसेंट जो एज है, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलसेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कंटेक्स्ट। पहले हमने इसके बारे में, नीड्स के बारे में बता देना है, उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताना है, और फिर रोल ऑफ द टीचर क्या है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, और उसमें टीचर है उसकी क्या हेल्प कर सकता है, तो इसके बारे में बताना है। जैसे मान लो नीड्स है, अगर नीड्स की बात की जाए तो ये एज ऐसी होती है, इस एज के अंदर बच्चा सेल्फ रिकग्निशन की बात सोचता है, सेल्फ रिकग्निशन मतलब वो खुद तक सीमित रह जाता है इस समय में। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इंडिपेंडेंस, वो बच्चा क्या चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, मतलब उसकी जो आवश्यकता है वो आज़ादी चाहता है, वो बंधनों को स्वीकार करना नहीं चाहता है। नीड फॉर सेल्फ सपोर्ट, वो चाहता है कि उसका जो परिवार है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसका जो समाज है उसकी सपोर्ट करे, उसका सहयोग दे। ठीक है, नीड फॉर सिक्योरिटी, अब ये बहकने का समय होता है लेकिन उसको सुरक्षा देने का भी काम होता है, तो ये भी मतलब वो चाहता है। उसके बाद अचीवमेंट्स, अगर बच्चा अचीवमेंट कोई प्राप्त कर लेता है तो वो आकांक्षा करता है, एस्पिरेशन करता है कि भाई उसके जो फैमिली मेंबर है, उसका जो समाज है उसकी बड़ाई करे, उसकी तारीफ करे, तो ये वो चाहता है। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, अब फिजिकल जो चेंजेज आते हैं तो फिजिकल हेल्थ उसका मतलब स्वस्थ रहे, और उसके बाद उसकी डाइट, तो ये उसकी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है भाई, ये चीज़ें उसके पास में होनी चाहिए, ये वो चाहता है भाई समाज से मुझे मिले। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। प्रॉब्लम के बारे में अगर बोला जाए तो पहली होती है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट यानी फिजिकली रूप से वो क्या करता है, डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, असहज महसूस करता है। उसके बाद फिजिकली डिफेक्ट्स, अब बच्चे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं, उस चेंजेस के अंदर उस बच्चे को लगता है, क्योंकि हम एजुकेशन तो उस तरह की बच्चों को दे नहीं रहे हैं, तो उस बच्चे को लगता है भाई कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर कोई बदलाव आ रहा है ना, तो वो डिफेक्ट तो ना हो। ठीक है, तो मतलब वो क्या कहता है, उसकी प्रॉब्लम है ये भाई फिजिकल डिफेक्ट मतलब क्या है। उसके बाद अनअट्रैक्टिवनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, ठीक है, ये उसकी एक प्रॉब्लम है भाई, वो दूसरों को आकर्षित करना चाहता है। उसके बाद सोशल बिहेवियर, उसका जो बिहेव है अब वो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग उससे दूर रहना, दूर रहने का मतलब क्या है कि उसको डांटते हैं, घर वाले उसको डांटते हैं अगर उसका व्यवहार इस तरह का होता है। समाज में अगर वो कोई मान लो अपनी उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड मतलब ग्रस्त है, तो वो क्या है, लोग उसको फिर दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है उसकी जो प्रॉब्लम है। उसके बाद रोल चेंज, अब पहले वो बच्चा था, बच्चे से अब वो इस एज में आ गया, तो उसका जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। इमोशनलिटी, अब बच्चा क्या है, इमोशनलिटी आ जाती है उसके अंदर, भावुक जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है। ड्रग एब्यूज, मान लो ड्रग एब्यूज का मतलब है भाई वो कोई ना कोई औषधि है, जैसे औषध सेवन है या कोई इस तरह की मतलब चीजें सेवन करना शुरू कर देता है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, या फिर रोल ऑफ द टीचर है, एक टीचर इसके अंदर अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। जैसे सबसे पहले तो क्या करे, सेक्स एजुकेशन, बच्चों को लिंग संबंधी एजुकेशन जरूर दी जानी चाहिए। एक अध्यापक उन बच्चों के लिए वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, उसको फिजिकल जो उसके अंदर चेंजेज आए हैं उस चेंजेज की उसको जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम। हमारा जो करिकुलम होता है ना, उस करिकुलम के अंदर भी हम कहीं ना कहीं इन चीजों को डाल सकते हैं ताकि बच्चों को क्लासरूम के अंदर वो चीजें बताई जा सकें। फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, एक अध्यापक क्या कर सकता है, उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकता है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, ये कहता है भाई जो टीचर है वो अपने क्या भूमिका इसमें निभा सकता है। पेरेंट्स टीचर मॉडल्स, यानी क्या कर सकता है भाई जो पेरेंट्स टीचर्स मॉडल्स, ठीक है। और फिर दूसरा आ जाता है इंटरेक्शन, भाई इनकी जो इंटरेक्शन है ना वो भी होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स को लगता है या टीचर को लगता है भाई बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, तो वो टीचर पेरेंट्स के साथ में उस चीज को डिस्कस कर सकता है। उसके बाद गाइडेंस, गाइडेंस जरूर उन बच्चों को दी जाए। गाइडेंस अगर आप उनका मार्गदर्शन करते हैं तो वो किसी न किसी गलत जो आदत है उसमें भी जाने से बच सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग, तो ये है भाई एक टीचर क्या भूमिका निभा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आया है पियाजे थ्योरी। अब पियाजे की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, पियाजे की थ्योरी क्या कहती है, पियाजे की जो थ्योरी है वो है मानसिक विकास से संबंधित, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास में क्या कहता है, उदाहरणों के साथ शैक्षिक उसके जो प्रभाव हैं वो आपने बताने हैं। तो आपने क्या इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मानसिक विकास से हमारा अभिप्राय होता है संज्ञान भंडार में वृद्धि, संज्ञान भंडार में वृद्धि, ठीक है। मतलब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो क्या है, संज्ञानात्मक भंडार में वृद्धि करना और उसके उपयोग से, और उसका उपयोग, ठीक है, ज्ञान की बढ़ोतरी और उसका उपयोग। अब मानसिक जो क्षमता है उसका विकास करना, मतलब बच्चे के अंदर जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक जो क्षमता होती है उसका विकास करना और उसका उपयोग करना, उसका वातावरण के अंदर समायोजन करना, ये सब आ जाता है। दूसरा नाम अगर हम देखें मानसिक विकास ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा अगर देखें ना तो मेंटल डेवलपमेंट ही है, ठीक है। मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास करना। अब मानसिक विकास में क्या है कि क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बोध, अंडरस्टैंडिंग। अब मानसिक विकास कब होगा, जब बच्चे का बोध होगा, बच्चे की जब अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा उसकी जब लर्निंग होगी, ठीक है, उसकी अधिगम, उसकी लर्निंग होगी, उसका अधिगम होगा। तीसरा स्मृति, मेमोरी, और थिंकिंग, चिंतन। अब मान लो हमारी जो मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता के अंदर हमारा जो मेंटल लेवल है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अंदर अधिगम हो, लर्निंग हो, मेमोरी हो और थिंकिंग पावर उसकी डेवलप हो, तो ये मानसिक क्षमताएं होती हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई इसमें स्टेजेस क्या है। अब जो स्टेजेस क्या है भाई,
पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब इसकी जो स्टेजेज होती हैं, पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये 1952 में निकल कर आया और बच्चों के व्यवहार का के ऊपर इसने अध्ययन किया और उसमें इसके 3 बच्चे खुद के थे। ठीक है, बच्चों के व्यवहार के ऊपर इसने अध्ययन किया और खुद के जो बच्चे हैं 3 बच्चे उसके खुद के थे जिनके ऊपर अध्ययन किया है, उन्हें बौद्धिक विकास के सिद्धांतों का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कहीं भी पूछा जा सकता है, भाई बौद्धिक विकास के सिद्धांतों का पिता किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, पियाजे को। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह जैविक आधारों को स्पष्ट करता है। अपने सिद्धांत में छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया, उनसे प्रश्न पूछे और साक्षात्कार किया। यानी इसने क्या किया, बच्चों से प्रश्न पूछे, उनका इंटरव्यू किया। ठीक है, उनका इंटरव्यू किया, उनका साक्षात्कार किया और तब जाके थ्योरी का निर्माण किया। उसके बाद जैसे संज्ञान, अब पहले इसको देखो, अब संज्ञान क्या है। ठीक है, अब संज्ञान होता क्या है, संज्ञान होता है भाई व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी एक मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति बाहरी संसार से सभी ज्ञान प्राप्त करता है। बाहरी संसार से सभी ज्ञान प्राप्त करता है, यह संज्ञान के अंदर आ जाता है। पियाजे का विश्वास था कि बालक के जो संज्ञानात्मक विकास है वो जैविक, वातावरण संबंधी और सामाजिक कारक हैं, उसके अनुभव हैं, संवेग हैं, एक अभिप्रेरणा, सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा आ गया संज्ञान। अब उसके बाद आ जाता है सिद्धांत के प्रमुख तत्व है क्या है। अभी सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व थे और वो प्रमुख तत्व क्या है, एक तो स्कीमाटा। अब ये क्या होता है स्कीमाटा, यानी स्कीमा क्या होता है, पहले बच्चा चूसना शुरू करता है। अब एक बच्चा होता है ना, वो पहले क्या करता है, किसी भी चीज को चूसना शुरू करता है, जैसे अंगूठे को मुंह में डाल के। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको कस कर पकड़ना सीख लेता है। ठीक है, फिर कस कर पकड़ना सीख लेता है, देखना, ठोकर मारना, प्रहार करना, ठोकर मारना, फिर बाद में ये चीजें उसकी आती हैं। तो यानी स्कीमा। और उसके बाद सेकंड आ जाता है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के अंदर क्या आता है कि मानसिक क्रियाओं को सीखना। यानी पहले में तो क्या है, वो केवल चूसना सीखता है, फिर उसको कसकर पकड़ना सीखना, प्रहार करना, ठोकर मारना सीख लेता है। लेकिन यहां होता है वो मानसिक क्रियाओं का विकास। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का विकास इसमें आता है, जैसे सीखना, किसी भी चीज को सीखना। अब ऑपरेशन के अंदर आ जाता है और इसको ये क्या करता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक तो होता है 2 पार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड हो जाता है अडेप्टेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या आ जाता है कि अपनी प्रजाति से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसको करने में सक्षम, और अडेप्टेशन में आ जाता है कि वातावरण के साथ अंतः क्रिया करना, यानी एनवायरनमेंट के बाद जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में इंटरेक्शन करना, अंतः क्रिया करना। तो फिर उसके बाद में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो ये तो आ गया। अब इसमें स्टेजेस भी हैं, इसकी स्टेजेस भी एक बार देख लेते हैं। अब वो स्टेजेस क्या है, एक तो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। और ये स्टेज क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है ये होती है 2 से 6 वर्ष। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। और ये होती है 6 से 11 अथवा 12 ईयर्स तक। ठीक है, 12 साल तक। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है 11 या 12 से आगे।
11 या 12 से आगे की जो स्टेज आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर स्टेजेस की बात है तो इस थियरी के अंदर ये स्टेजेस आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब जो शिक्षा की भूमिका। इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं। कम से कम 30 पॉइंट्स हैं और एग्जाम के अंदर आपने लिखने हैं केवल 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आती है। अब क्या है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी जो आनुवांशिकता और वातावरण है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद में इंटर रिलेटेडनेस ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटर रिलेटेडनेस ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लोर एनवायरमेंट, टू एक्सप्लोर, ठीक है, टू एक्सप्लोर एनवायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, यूज ऑफ वर्बल नॉन वर्बल, यूज ऑफ वर्बल नॉन वर्बल आइडियाज, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स आ सकते हैं जैसे ऑडियो विजुअल एड हमारी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, शेड्यूल लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन द थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। तो ये सारा का सारा आप उसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंदर लिख सकते हैं और जब ये करते हैं तो आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट माना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज equally appreciated and criticized, justified this statement with suitable examples। अब कोहलबर्ग की जो थ्योरी है ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें दे रखा है और कोहलबर्ग की थ्योरी के अंदर हमने क्या करना है, देखिए ये सिद्धांत क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। नैतिक विकास यानी बच्चे का जो नैतिक विकास है वो किस तरह से होता है, तो नैतिक विकास का ये सिद्धांत है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समान रूप से सराहना और आलोचना और कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसमें विकास की प्रक्रिया को 6 भागों के अंदर डिवाइड किया है और वो 6 क्या है, एक तो स्टेज फर्स्ट आती है, स्टेज फर्स्ट, और स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या आ जाता है कि पहली जो स्टेज होती है आज्ञा का पालन करना और दंड उन्मुखता, आज्ञा पालन और दंड। अब पहली जो स्टेज होती है उस स्टेज पर कोहलबर्ग क्या कहता है कि जो बच्चा होता है पहली स्टेज के अंदर वो आज्ञा का पालन करना और दंड से डरना, ठीक है, दंड उन्मुखता। अगर आप ये लेके चलते हैं तो बच्चे का जो नैतिक विकास है वो किया जा सकता है। सेकंड स्टेज में कहता है सुख प्राप्त करना, स्टेज सेकंड सुख प्राप्त करना। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सुख प्राप्त करना सीख लेता है, सुख प्राप्त करना और छल रहित, ठीक है, छल रहित। अब ये कहता है भाई उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से इस कथन को सही ठहराएं। अब इस कथन को कैसे सही ठहरा सकते हैं, मान लो जैसे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब आपका मन करता है भाई मैं साइकिल चलाऊं, आप बोलते हो भाई आप मेरे को अपनी साइकिल दे दो मैं चला लेता हूं, तो वो बच्चा बोलता है कि ठीक है मैं साइकिल अपनी दे देता हूं लेकिन आपको अपनी बॉल मेरे को देनी पड़ेगी, मैं आपकी बॉल से खेलूंगा। फिर आप क्या करते हो, आपकी उसकी साइकिल ले लेते हो और अपनी बॉल उसको दे देते हो। तो ये आ गया भाई वो बच्चा क्या करता है इस स्टेज के अंदर सुख प्राप्त किया मतलब साइकिल का। जैसे मान लो पेरेंट्स बोलते हैं भाई, आप बच्चे बोलते हैं आपको
मम्मी या पापा भाई मैं टीवी देख रहा हूं या टीवी देखना चाहता हूं, फिर आप क्या कहोगे, बेटा पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले और फिर टीवी देख लेना। होमवर्क कंप्लीट कर ले फिर टीवी देख लेना, सुख प्राप्त कर लेना, मतलब उससे रिलेटेड। तो वो क्या कहता है कि भाई सेकंड स्टेज के अंदर छल रहित, वहां पे कोई छल नहीं होता। बच्चा साइकिल दे देता है और बॉल ले लेता है, मतलब कोई भी छल नहीं है, दूसरे के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। अब थर्ड स्टेज क्या कहती है, स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड के अंदर आ जाता है कि भाई अच्छा बालक नैतिकता, मतलब जो अच्छा बालक होता है वो नैतिकता सीखता है और बुराई का उसको पता भी नहीं होता, बुराई का पता भी नहीं होता। यानी जो ये स्टेज होती है ना, इस स्टेज पे क्या होता है कि उसको नैतिकता का तो पता है लेकिन बुराई का नहीं पता है, इस स्टेज तक उसको। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेज है स्टेज फोर्थ। और ये स्टेज फोर्थ क्या कहती है, भाई बिना समझे सामाजिक परंपराओं और नियमों का पालन। यानी अब क्या है, बिना समझे जो सामाजिक परंपराएं हैं और नियम, उनका पालन अब बच्चा इस स्टेज में आके सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्टेज फिफ्थ। और स्टेज फिफ्थ क्या कहती है, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन। अब यहां पर व्यक्तिगत जो उसके अधिकार हैं, उन अधिकारों का पालन करना, वो अधिकार कौन से हैं और उनका पालन कैसे करना है, इस स्टेज में आके पता चलता है। और लास्ट जो हमारी स्टेज होती है वो स्टेज है, ये आती है नियमों को आत्मसात करना। अब इन नियमों को अपने अंदर, नियम आत्मसात अपने अंदर धारण कर लेना और नैतिकता को महत्व देना। जैसे कोई अगर पंक्चुअल है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो उसने उस जो नैतिकता से संबंधित गुण है उसने अपने अंदर उसको धारण किया हुआ है। तो ये इस तरह से आप अपना क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली in the overall development of children along with various dimensions of personality। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के साथ साथ बच्चों के समग्र विकास में घर और परिवार की भूमिका। अब घर और परिवार, यहाँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो घर और परिवार की जो भूमिका है वो क्या है बच्चे के लिए। तो प्रथम पार्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रथम पार्ट होता है वो बच्चा कहां सीखता है, घर पर ही सीखता है। प्रथम पार्ट घर पर ही सीखता है और अधिकांश समय उसका घर में ही व्यतीत होता है। जैविक हो और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की जो भी उसकी पूर्ति होती है, मतलब उसके खान पान, उसके रहन सहन से संबंधित, वो घर और परिवार के अंदर ही होती हैं। अब जो ये क्या कहता है भाई, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के साथ बच्चे के समग्र विकास में क्या भूमिका है। जैसे बच्चे का जन्म कर्म है, जन्म कर्म का मतलब होता है कि भाई उसका जो जन्म का जो कर्म है घर में, वो बड़ा है या मिडल में है या छोटा है, उसके बड़े भाई बहन है या छोटे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और परिवार का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, परिवार का प्रकार है, परिवार का आकार है, उसके बाद परिवार में संबंध और बालक के विकास में जो परिवार है वो क्या भूमिका निभाता है। एक तो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये कहता है ना यहाँ पे भाई इसकी भूमिका क्या है। तो हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, सोशल नॉर्म्स, ये सोशल नॉर्म्स हमें कहाँ से सीखने को मिलेंगे, मतलब जो सामाजिक हमें नियम मिलते हैं ये कहाँ से सीखने को मिलेंगे, सबसे पहले हमें परिवार के अंदर ही मिलते हैं। सेकंड आ जाता है मोटिवेशन एंड वर्क ओरिएंटेशन। अब हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले परिवार से मिलेगा। वर्क कहाँ से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले बच्चा यहीं से सीखता है। उसके बाद सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस कैसे निभाने हैं,
किस तरह दूसरों के साथ में बर्ताव करना है, किस तरह समाज में रहना है, ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज जो नैतिक विकास होता है वो कहाँ से आएंगे, हमारे परिवार से आएंगे। उसके बाद जेंडर रोल, ठीक है, जेंडर रोल ये कहाँ से सीखते हैं हम, भाई लड़का है तो किस तरह का हमारा व्यवहार है, लड़की है तो किस तरह का व्यवहार है, घर और परिवार से। उसके बाद फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान भी हमें कहाँ से रखा जाता है, परिवार से ही रखा जाता है। उसके बाद जो सोशल एटीट्यूड्स होता है हमारा, वो कहाँ से डेवलप होता है, सोशल एटीट्यूड वो परिवार से, मतलब हमारा दृष्टिकोण का जो निर्माण होता है वो कहाँ से निर्माण होता है, परिवार से ही होता है। तो ये परिवार अपनी भूमिका इस तरह से निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को इसने क्या किया, 3 पार्ट्स के अंदर 8 मार्क्स के लिए हाँ जी, अब देखिए इसमें क्या किया इसने, डिस्क्राइब एनी टू, 3 दे दिए हमें ऑप्शन और 8 मार्क्स में हमें 2 करने हैं। तो जैसे डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले, यानी जो खेल है, खेल का विकास कार्य क्या है, मतलब खेल हमारे जीवन के अंदर क्या भूमिका निभाता है, खेल के बारे में आप आराम से लिख दोगे। भाई खेल के माध्यम से हम मिलना जुलना सीखते हैं, खेल के माध्यम से टीम वर्क आता है, खेल के माध्यम से हमारी रुचि बनती है, खेल के माध्यम से हम टीचिंग के अंदर, मतलब पढ़ाई के अंदर, अपने अधिगम के अंदर आगे बढ़ते हैं, खेल से हम समाज में कैसे रहना वो सीखते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट, भाई जो हमारे सोशल और कल्चरल चेंज होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम जैसे मान लो मैं एक वीडियो पहले इस पर बना चुका हूँ, आप देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं उससे भी रिलेटेड इसी में, कि ये क्या कहता है, भाई जो हमारा परिवर्तन है ना, ये प्रकृति का नियम है, मतलब परिवर्तन आएगा ही, समाज के अंदर परिवर्तन तो आना ही है। वो परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है, मान लो बाढ़ आ जाती है तब परिवर्तन हो जाता है, मान लो भूकंप आ जाता है तब परिवर्तन हो जाता है, कोई इनोवेशन हो जाती है तब परिवर्तन आ जाता है, कोई इन्वेंशन हो जाती है तब परिवर्तन आ जाता है, कोई डिस्कवरी होती है तब परिवर्तन आता है। तो भाई परिवर्तन तो आना लाजमी है। पहले की पीढ़ियां क्या थी, आज की पीढ़ियां क्या, आगे क्या होंगी, किसी को नहीं पता, लेकिन परिवर्तन तो आप समाज के अंदर देख ही रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका बालक के ऊपर क्या है कि भाई जो बालक होता है ना, समाज का अभिन्न अंग है, और इसमें हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये क्या भूमिका निभा सकता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट है तभी होएगी जब समाज के अंदर अच्छे अस्पताल होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कॉलेज प्रोवाइड करा देना, स्कूल प्रोवाइड करा देना बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ये भी जरूरी है। सेक्स एजुकेशन, बच्चा भटके ना, ये एजुकेशन हम क्लासरूम के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जैसे परिवार है, फैमिली, फैमिली किस तरह की है, मान लो साइज ऑफ फैमिली कैसा है, किस तरह की फैमिली है, मतलब वो भी बच्चे की कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है समाज के। अगर मान लो एक परिवार ऐसा है जो समाज से कट कर रहता है, तो कट कर का मतलब मार्जिनलाइजेशन है या उसके साथ भेदभाव किया हुआ है किसी भी तरह का, तो वो बच्चे के ऊपर उसका उसी तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन है समाज के अंदर दी जाती है, फॉर्मल है स्कूल के अंदर आती है, नॉन फॉर्मल है। ठीक है, नॉन फॉर्मल आ जाती है, जैसे भाई आप डिस्टेंस के माध्यम से कोई एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो समाज है, जो रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट अपनी भूमिका निभा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है, पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट।
ये क्या भूमिका निभाता है? पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि हमारा जो अभिभाविकता है, अभिभाविकता, पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट से बना है, अभिभाविकता जो हमारा है, शैली है, उसका बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक परिवार के अंदर जो बच्चे की परवरिश होती है ना, परवरिश, उसका जो मेथड है वो अलग अलग है हर परिवार के अंदर। ठीक है, ये पर्यावरण क्या होता है? परवरिश का मतलब है कि बालक का जो शैशव काल है उससे लेकर और वयस्कता तक, मैच्योरिटी तक, उसका शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में जो अभिभावकता है ये अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभाता है। अब इसका बच्चे के ऊपर क्या है देखिए, दूसरों के साथ संबंध बनाना, आत्मनिर्भर होना, स्वतंत्रता जैसे कार्य और पूरी स्वतंत्रता देते हैं। कुछ बंदिशें भी लगाते हैं, यानी परिवार है जैसे, तो परिवार के अंदर मान लो कुछ बंदिशें भी हैं कुछ परिवारों के अंदर, और कुछ परिवार क्या है, पूरी स्वतंत्रता देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे के ऊपर बंदिशें लगाना या स्वतंत्रता देना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर करता है और बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। अगर आप उसको बंदिशें लगाते हैं तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसी तरह की होती है, और अगर स्वतंत्रता ज़्यादा देते हैं, फ्रीडम ज़्यादा देते हैं, तो उस तरह की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसे इसका प्रभाव क्या पड़ता है भाई, अगर इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये बच्चे के ऊपर, आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार के अंदर अगर गरीबी है उसके ऊपर बच्चे का विकास ऐसे ही होगा। अगर परिवार के अंदर मतलब खान पान की हर चीजें हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट भी उस तरह की ही होती है, इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद पेरेंट्स इनकम, भाई इनकम कैसी है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, तो बच्चे के ऊपर भी वो उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद चाइल्ड जेंडर, बच्चे का लिंग कौन सा है, लिंग का मतलब होता है भाई लड़का है या लड़की है, तो उसके ऊपर भी, अगर लड़की है तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो परिवार दूसरे तरीके से करता है, लड़का है तो उसकी डेवलपमेंट, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेरेंट्स एडिक्शन का मतलब होता है भाई कोई नशे आदि की अगर बात परिवार के अंदर है, कोई लत परिवार के अंदर है, तो बच्चे के अंदर भी उसकी डेवलपमेंट ऐसी ही होगी, बच्चे के पास भी वही जाएगा। उसके बाद चाइल्ड बर्थ ऑर्डर, ठीक है, चाइल्ड बर्थ ऑर्डर। अब ये क्या है, चाइल्ड बर्थ ऑर्डर का मतलब है कि जो बच्चे का जन्म का जो क्रम है वो कौन सा है, बच्चा पहले नंबर का है, दूसरे का है या तीसरे का है, तो वो भी उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे मान लो बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चों को खिलाने का काम करेगा, कई बार गरीब परिवार है तो स्कूल में भी उसको नहीं भेजते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये है पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट 4। तटस्थता की अवधारणा को मानते हुए बच्चों के विकास पर इसका प्रभाव। एनुमरेटिंग द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन को समझे। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि भेदभाव करना। भेदभाव, आपने देखा होगा कोई समाज दूसरे समाज के साथ में भेदभाव करता है, या कोई परिवार ऐसा है जिसका समाज भेदभाव करता है, या कोई देश ऐसा है जिसका दूसरे देश के साथ में भेदभाव करता है। तो जब भेदभाव की स्थिति आ जाती है तो उसको बहुत से ऐसे अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। तो मार्जिनलाइजेशन के अंदर क्या है, लोगों के किसी समूह को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप पर समाज के हाशिए पर धकेल देना। समाज के हाशिए पर धकेल देना का मतलब होता है कि उनको, उनके साथ में भेदभाव किया जाना, भेदभाव करना, उनके जो अधिकार होते हैं उनको छीन लेना, उनको अवसर न देना, मतलब आगे बढ़ने का या उनके साथ में उठने बैठने का अवसर न देना। ठीक है, समाज के अन्य सदस्यों के लिए सामान्य रूप से अन्य लोगों को संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन लोगों को उपलब्ध न कराना। तो ये क्या आता है, मार्जिनलाइजेशन के अंदर आ जाता है। अब मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, वो किस तरह से हो सकता है, क्या कहता है,
इम्पैक्ट, पहले तो कंसेप्ट समझ लिया आपने, अब डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। तो पहले देखो क्या है, अगर कारण, किस कारण से आप दूसरे के साथ में भेदभाव करोगे भाई, क्या उसकी आमदन कम है, हम यही तो करते हैं भाई, जब गरीब है तो उसके साथ में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। क्या वो अस्वस्थ रहता है, क्या वो अस्वस्थ रहता है, उसके बाद क्या उसका जो स्वच्छ प्रवास, मतलब उसका जो जहां वो रह रहा है, रहने का जो उसका प्रवास की जगह है, क्या वो अस्वच्छ है, अस्वच्छ का मतलब क्लीन नहीं रखता है अपने आसपास की जो जगह है, क्या वो रोजगार नहीं रखता है, मतलब क्या उसके पास रोजगार नहीं है, क्या वो अशिक्षित है। ठीक है, किन कारणों से हम दूसरे के साथ में भेदभाव करते हैं, ये बहुत सारे कारण आप हो सकते हैं। क्या वो वृद्ध है, जैसे आज वृद्धाश्रम हो गए, क्या वो वृद्ध है, वृद्धाश्रम के अंदर आज उसको जगह मिल गई। क्या समस्याग्रस्त है, या फिर समस्याग्रस्त किसी क्षेत्र से आता है, तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव एक तो क्या होता है, अधिकारों की कमी, ऐसे लोगों को आप अधिकार नहीं देते हैं, अधिकारों की कमी होती है। ठीक है, दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा की कमी, आप स्वास्थ्य सुरक्षा भी उनको नहीं दोगे, स्वास्थ्य सुरक्षा की कमी। ठीक है भाई, आपने समाज से तो उनको निकाल दिया, समाज के साथ उनका उठना बैठना नहीं है, तो ये चीजें तो उसके अंदर प्रभाव डालेंगी। उसके बाद उनका जो जीवन यापन है वो कठिन हो जाता है, मतलब उनका जो रहन सहन है वो कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सलाहकारी गतिविधियों के अंदर अगर कोई सलाह ली जानी है समाज से, तो आप उनको उसमें शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद निष्कासन कर देते हैं उनका, बात बात पर निष्कासन कर देते हैं। उसके बाद निर्णय लेने में की भूमिका में कमी, मतलब वो लोग ऐसे हैं वो कोई भी निर्णय भी नहीं ले सकते। उसके बाद आर्थिक दबाव बनाया जाता है, या आर्थिक दबाव उनके ऊपर बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कम सामाजिक भागीदारी, सामाजिक भेदभाव, उनके साथ में सामाजिक भेदभाव किया जाता है, या समाज के अंदर उनकी जो भागीदारी होती है वो कम होती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन हमारा है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डिसकंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन ऑफ मैसेज अबाउट जेंडर इश्यूज। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से लैंगिक मुद्दों के बारे में जनता की धारणा के निर्माण और अनिर्माण में मीडिया की भूमिका। देखिए, समाज के अंदर एक जो मीडिया होता है ना, वो अपनी भूमिका निभाता है। अगर अच्छा मीडिया है, मतलब अच्छी कवरेज देता है, अच्छा मतलब वो कर रहा है, तो वो मीडिया समाज के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वो कवरेज ही ऐसी कर रहा है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब नुकसानदायक भी साबित होता है। तो पहले आप मीडिया के बारे में लिख सकते हैं, भाई मीडिया क्या है, समाज के अंदर जन जागरण लाने के लिए, समाज के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के अंदर भी मीडिया की आवश्यकता होती है, देश की तरक्की के लिए भी मीडिया की आवश्यकता होती है, देश के अंदर एकजुटता बने उसमें भी मीडिया अपनी भूमिका निभाता है। जो भी राजनीतिक हमारी या पॉलिटिकल जो भी इश्यूज होते हैं उनको उजागर करने का काम भी मीडिया करता है। गरीब जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं को भी जो उजागर करने का काम वो मीडिया करता है। तो मीडिया की बहुत सारी भूमिका है, आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई, जो रोल ऑफ मीडिया क्या है। एक तो क्या होता है, क्रिएटिंग रियलिटी, यानी मीडिया कैसा हो भाई, रियलिटी को क्रिएट करे, ठीक है, वास्तविकता को दिखाए। ये नहीं है भाई जिसकी सरकार आ गई और उसके फेवर में आपने बोलना शुरू कर दिया, और जिसकी सरकार नहीं है आप उसके विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा जो मीडिया होता है वो समाज के लिए एक आईने का काम करता है, समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करता है, सच्चाई दिखाने का काम करता है। उसके बाद कास्ट रिलेटेड व्यू, मतलब एक अच्छा जो वीडियो होता है ना, कास्ट रिलेटेड व्यूज को नहीं दिखाता, ताकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो भड़क ना जाए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे ना बन जाए, आपस में लड़ने मरने ना लग जाए, तो वो ऐसे काम नहीं करता। उसके बाद
रिलायबल होता है, एक अच्छा मीडिया होता है ना, विश्वसनीय होता है, मतलब लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अच्छा मीडिया होता है ना, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद रोल मॉडल, लोगों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको अगर समाज के अंदर वो दिखाता है तो समाज कहीं ना कहीं उससे लाभ उठा सकता है और मीडिया अपनी भूमिका ऐसे निभा सकता है। उसके बाद कवरेज ऑफ फीमेल इश्यूज, कवरेज ऑफ फीमेल इश्यूज, महिलाओं से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनकी कवरेज कर सकता है, ताकि अगर कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो उसकी कवरेज को दिखा के और सरकार तक या कहीं तक भी उसकी बात को पहुंचाया जा सके। उसके बाद पुअर सेल्फ कंसेप्ट, पुअर सेल्फ कंसेप्ट, पुअर सेल्फ कंसेप्ट को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई समाज के अंदर जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसको ना दिखा के, समाज के अंदर कोई मान लो जैसे घर में है, आजकल आपने देखा होगा टीवी के ऊपर ना दुनिया भर के जो प्ले हैं, जो नाटक हैं चले हुए हैं, सीरियल चले हुए हैं, उन सीरियलों में एक स्टोरी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी, घर के अंदर मनमुटाव, घर के अंदर लड़ाई, घर के अंदर झगड़े, सास बहू का झगड़ा है, ननंद भाभी का झगड़ा है, ये सारी की सारी चीजें। भाई मीडिया का काम ये थोड़ी है, मीडिया का काम होना चाहिए परिवार को एकजुट करना। पूरी फिल्म होती है, जैसे पूरी फिल्म के अंदर आखिरी तक, फिल्म का जो एंड होता है ना, आखिरी तक हीरो पिटता रहता है विलेन से। और जब, क्योंकि देखो तीन घंटे, अगर 3 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे तो वो हीरो उस विलेन से पिट रहा है, और लास्ट के जो 15 या 20 मिनट हैं वो हीरो उसको विलेन को पीटता है या मार देता है या जेल में डाल देता है। अब आप एक बात बताइए, समाज के ऊपर प्रभाव किसका पड़ेगा? 15 मिनट जो सच्चाई दिखाई गई है, अच्छाई दिखाई गई है, उसका प्रभाव पड़ेगा, या 2.5 घंटे जो बुराई दिखाई गई है, विलेन मतलब जो बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है वो, ठीक है, मतलब विलेन तो है, लेकिन वो विलेन, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ेगा या उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा जो 15 मिनट के लिए अपनी भूमिका को निभा रहा है? बुराई का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, तो बुराई को ना दिखा के ज्यादा वो लोगों की अच्छाई को दिखाया जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन। अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपको ये समझ में आया है तो यहाँ से आपके कम से कम 40 नंबर का तो मान के चलो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर दोबारा रिपीट हो जाता है। एडोलेशन वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, मार्जिनलाइजेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट दोबारा से रिपीट हो ही जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर करके जाएं। अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।